बेटा हम लोग पहुंचे प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक पे स्टैट्स में। इसको स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल भी बोलते हैं। और इसके अंदर मैं एक्स बार चार्ट और आर चार्ट के फॉर्मूला और डायग्राम बता चुका हूं। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको पी चार्ट बोलते हैं। अब पी चार्ट का क्वेश्चन कैसा होता है, आंसर कैसा होता है, फॉर्मूला मैंने सब कुछ पहले से टाइप करके रखा है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में ऑन द स्पॉट लाइव लेक्चर में टाइपिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सब कुछ पहले से टाइप करके रखा है। ये पी चार्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। ड्रॉ पी चार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड गिव योर फाइंडिंग्स अबाउट द स्टेट ऑफ कंट्रोल। ये डेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रखना कभी कभी डेट में कोई मिसिंग नंबर भी होता है, तो अगर मिसिंग नंबर हो तो उसको कंसीडर नहीं करना। मान लो आपको डेट्स ऐसे दी हुई है 1 2 4 5, तो ये कितनी डेट्स हुई? ये 4 डेट्स हुई। 1 2 4 5 ये 4 डेट्स हुई। तो अगर इस क्वेश्चन में 1 2 4 5 वाले क्वेश्चन में आपको स्मॉल एम पूछें, तो स्मॉल एम मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स 4 होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डेट के कॉलम में कोई एक डेट या 2 डेट मिसिंग होती है, तब ध्यान रखना अगर 1 2 के बाद 4 5 है तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स 4 हुआ। एम मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स। इस क्वेश्चन में हमारा नंबर ऑफ सैंपल्स 4 हुआ, क्योंकि 1 2 4 5 4 अलग अलग सैंपल हुए। मान लो 1 2 के बाद यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे 4 ही हुए। तो जब डेट का कॉलम होता है तो कभी कभी कुछ मिसिंग डेट्स होती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। आगे अब डेट में हो गया 1 से लेकर 10 तक। फिर नंबर ऑफ आइटम्स इंस्पेक्टेड। नंबर ऑफ आइटम्स इंस्पेक्टेड मतलब ये हमारा स्मॉल एन है, साइज ऑफ सैंपल। देखो इस क्वेश्चन नंबर 34 में ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये 10 सैंपल्स हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा m हुआ नंबर ऑफ सैंपल्स, और इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सैंपल्स हैं 10, और स्मॉल n मतलब साइज ऑफ सैंपल। स्मॉल n मतलब साइज ऑफ सैंपल, तो इस क्वेश्चन में साइज ऑफ सैंपल है 50। तो क्वेश्चन में बताया हुआ है नंबर ऑफ आइटम्स इंस्पेक्टेड, मतलब फर्स्ट डेट पे हमने 50 आइटम्स को इंस्पेक्ट किया, चेक किया। सेकंड डेट पे भी 50 आइटम्स को इंस्पेक्ट किया या चेक किया। तो स्मॉल n जो है हमारा साइज ऑफ सैंपल 50 है। फिर नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स 4 8 2 0 1 2 12 8 0 3। ये जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स है इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल np। स्मॉल np मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। ये हमारा स्मॉल np हुआ, जो हर एक डेट में अलग अलग है। अब थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो हमारा कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें फर्स्ट डेट पे हमने 50 सैंपल सिलेक्ट किए। 50 सैंपल सिलेक्ट किए, उन 50 सैंपल्स को हमने एक एक करके चेक किया। 50 अलग अलग आइटम्स को, ऑब्जेक्ट्स को हमने सिलेक्ट किया। उसमें 4 आइटम्स हमारे डिफेक्टिव निकले। 50 टोटल आइटम इंस्पेक्ट किए, वो हमारा स्मॉल n होता है। उसमें 4 डिफेक्टिव आइटम निकले, वो हमारा np होता है, स्मॉल np। ठीक है। अब ये पूरा टेबल मैंने सेम नीचे यहाँ पे कॉपी किया है। डेट का कॉलम, नंबर ऑफ आइटम्स इंस्पेक्टेड का कॉलम, और नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स का कॉलम। ये पहले 3 कॉलम सेम मैंने क्वेश्चन में दे कॉपी किए हैं। सेम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही मैंने लिखा है। डेट, नंबर ऑफ आइटम्स इंस्पेक्टेड मतलब साइज ऑफ सैंपल मतलब स्मॉल n, और टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स मतलब स्मॉल np। तो ये 3 कॉलम क्वेश्चन में थे, बिल्कुल देख के मैंने सेम कॉपी किए हैं। और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ड्रॉ पी चार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड गिव योर फाइंडिंग्स अबाउट स्टेट ऑफ कंट्रोल। इस चैप्टर में कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी होता है। इस चैप्टर में लास्ट में डायग्राम बनाने के बाद प्रोसेस हमारा अंडर कंट्रोल है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, वो लिखना जरूरी होता है। तो ये जो लिखा है गिव योर फाइंडिंग्स अबाउट द स्टेट ऑफ कंट्रोल, मतलब हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस अंडर कंट्रोल है कि आउट ऑफ कंट्रोल है। ड्रॉ पी चार्ट। अब पी चार्ट से रिलेटेड मैं आपको कुछ साइड रूल्स बताऊं। एक साइड रूल बता रहा हूं।
ये थियरी वाले पेजेस में लिख देना कि इन पी चार्ट all the calculations should be done up to 4 decimal places. मतलब पी चार्ट में कोई भी आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो तो 4 डेसिमल तक सॉल्व करोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा. अब हम लोगों ने एक कॉलम, मतलब मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाया है पी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव या फ्रैक्शन डिफेक्टिव. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव या फ्रैक्शन डिफेक्टिव एक ही बात है. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव या फ्रैक्शन डिफेक्टिव एक ही बात है. स्मॉल पी इक्वल टू एनपी, स्मॉल p इक्वल टू np डिवाइडेड बाय n. ये स्मॉल p का फॉर्मूला हो गया. मतलब टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स अपॉन साइज ऑफ सैंपल. तो 4 डिवाइडेड बाय 50, 4 डिवाइडेड बाय 50, ये 4 डिवाइडेड बाय 50 0.08 होता है, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको 4 डेसिमल तक लिखा है. वैसे 4 डिवाइड बाय 8 मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 50, सॉरी 4 डिवाइडेड बाय 50. तो 4 डिवाइडेड बाय 50 0.08 होता है, पर मैंने क्या किया है इसमें जानबूझ के पीछे 2 जीरो और लगा दिए, तो मैंने लिख दिया 0.0800. देखो मैं बोल कैसे रहा हूं, 0.0800, फिर ये 0.1600, मतलब ये 8 डिवाइडेड बाय ये 50, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 50. वैसे 0.16 होता है, बट मैंने लिखा है 0.1600, 0.1600. फिर 2 डिवाइडेड बाय 50, तो 2 डिवाइड बाय 50 0.04 होता है, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ 0.0400. फिर 0 डिवाइड बाय 50 0. फिर 1 डिवाइड बाय 50, 1 डिवाइड बाय 50 0.02 होता है, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ 0.0200. फिर फिर ये 2 डिवाइडेड बाय 50, 2 डिवाइडेड बाय 50 0.0400. फिर 12 डिवाइडेड बाय 50 0.2400. 8 डिवाइडेड बाय 50 0.1600. फिर 0 डिवाइडेड बाय 50 0. फिर 3 डिवाइडेड बाय 50 0.0600. ठीक है, इसका फायदा लास्ट में ग्राफ में पता चलेगा कि 4 डेसिमल लिखने का क्या फायदा है. इसके बाद सिग्मा पी यानी प्रोबेबिलिटी कॉलम का टोटल. ये जो सारे प्रोबेबिलिटी कॉलम की वैल्यूज हैं, ये 0.0800 से लेकर 0.0600 तक, इन सब का टोटल है 0.8000. वैसे ये बोलना ही गलत है, 0.8000 का भी होता ही नहीं है, 0.8000 होता है, बट मैं ऐसे बोलता हूं इसको 0.8000. आगे अब ये स्टेप्स भी हैं, आप फॉर्मूला समझो, स्टेप्स समझो. ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, मैं थियरी वाले पेजेस में भी अलग से लिखा दूंगा ये सारे स्टेप्स, सारे फॉर्मूला हर एक चार्ट के, बट फिलहाल याद करते जाओ. अगर आपको पहले से याद है बहुत अच्छा, नहीं याद है स्टेप्स याद करो, क्योंकि फॉर्मूला याद कर लोगे तो मेरे कुछ सिखाने जैसा है ही नहीं. बार पी का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी अपॉन एन, सिग्मा पी अपॉन एम. तो सिग्मा पी है 0.8000 अपॉन एम, मतलब कितने सैंपल्स थे. तो आपको याद होगा 10 सैंपल्स थे. कितने सैंपल थे? 10. ठीक है, तो 0.8000 डिवाइडेड बाय 10 सैंपल्स, तो ये आएगा 0.0800. अगर आप डेसिमल पॉइंट को थोड़ी देर के लिए 1-2 सेकंड के लिए इग्नोर करो तो आपको इजीली दिखाई देगा 8000 डिवाइड बाय 10 800. ठीक है, आपके नॉर्मल कैलसी पे 0.08 आएगा. आपका जो नॉर्मल कैलसी होगा उस पे 0.08 आएगा, पीछे 2 जीरो और लगा देना, जैसे सब जगह पे 4 डेसिमल आ जाए. तो ये आपका पहला स्टेप होता है बार पी का फॉर्मूला सिग्मा पी अपॉन एम. इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है 1 माइनस बार पी. 1 माइनस बार पी, मतलब 1, ये फॉर्मूला है, ये
आपको याद करना है 1 माइनस बार पी मतलब 1 माइनस ये वाला 0.0800, तो 1 माइनस 0.0800 इक्वल टू 0.9200, ये हो गया स्टेप 2 0.9200। फिर स्टेप 3 ये भी आपको फॉर्मूला याद करना है, स्क्वायर रूट बार पी 1 माइनस बार पी अपॉन स्मॉल एन, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, स्क्वायर रूट बार पी 1 माइनस बार पी अपॉन स्मॉल एन। तो बार पी हमारा 0.0800 आया था, बार पी आया था हमारा 0.0800, 1 माइनस बार पी मतलब 1 माइनस 0.0800 अपॉन स्मॉल एन मतलब साइज ऑफ सैंपल 50 था, ये वाला 50, ठीक है। स्मॉल एन 50 एक बार, 50 एक बार, वैसे हर एक सैंपल में 50 दिया हुआ है, पर आप 50 एक बार लिखोगे, फिर इसको धीरे धीरे सॉल्व करोगे। तो ये 0.0800 ये सेम, 0.0800 ये सेम, यहाँ पे 1 माइनस 0.0800 तो ये आएगा 0.9200, वो भी सेम, और अपॉन में 50, ये 50, ठीक है। अब पहले इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, 0.0800 और 0.9200 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 0.0736, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.0736 और डिवाइड बाय 50 सेम। फिर इन दोनों को डिवाइड किया हुआ है, 0.0736 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारा आंसर आया 0.0015। इन दोनों को डिवाइड करके 0.0015, फिर स्क्वायर रूट किया हुआ है 0.0015 का स्क्वायर रूट, ये होता है 0.0384। अब मेन आंसर, कंट्रोल लिमिट्स फॉर पी चार्ट। हर एक चार्ट का सेंट्रल लाइन वही होता है जो उस चार्ट का नाम है। पी चार्ट का सेंट्रल लाइन बार पी, एक्स बार चार्ट का सेंट्रल लाइन एक्स डबल बार, आर चार्ट का सेंट्रल लाइन आर बार, तो पी चार्ट का सेंट्रल लाइन पी बार। पी बार तो हम लोगों ने पहले से सॉल्व कर दिया 0.0800, मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूं। ये पी बार 0.0800 ये हमने पहले से ही सॉल्व किया हुआ है, यही हमारा सेंट्रल लाइन है पी बार या बार पी एक ही बात है, 0.0800। फिर ये अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला है, बार पी प्लस 3, ये 3 रहेगा, फिर स्क्वायर रूट बार पी 1 माइनस बार पी अपॉन स्मॉल एन। अब ये जो पूरा है स्क्वायर रूट है बार पी 1 माइनस बार पी अपॉन एन पूरे का स्क्वायर रूट, ये पूरा ब्रैकेट हम लोग पहले से ही स्टेप 3 में सॉल्व कर चुके हैं। ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा जो स्क्वायर रूट वाला ब्रैकेट है, ये स्टेप 3 में हमने पहले से ही सॉल्व किया हुआ है, और ये स्टेप 3 का हमारा आंसर था 0.03854। ये डायरेक्टली यहां पे कॉपी करना है 0.03854, ठीक है। ये पूरा स्क्वायर रूट हम पहले से ही सॉल्व कर चुके हैं। देखो ये स्क्वायर रूट बार पी 1 माइनस बार पी अपॉन एन और पूरे का स्क्वायर रूट, इस पूरे का आंसर जो आया था वो 0.0384 आया था, वो हमारा पहले से ही सॉल्व किया हुआ है। अब इस पूरे स्क्वायर रूट का जो आंसर आया था 0.03854, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, ये फॉर्मूला है, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर रूट का आंसर 0.03854, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.1151, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.1151, और यहाँ पे बार पी जो था 0.0800 वो सेम, ये जो बार पी था 0.0800 वो सेम, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट का आंसर, तो ये आया 0.1151, ठीक है। अब ये 0.1151 और 0.0800 इन दोनों को प्लस करके 0.1951, ये अपर कंट्रोल लिमिट हो गया, ये हो गया हमारा अपर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। और ये बार पी मतलब सेंट्रल लाइन, बार पी मतलब सेंट्रल लाइन, बार पी मतलब सेंट्रल लाइन, और अपर कंट्रोल लिमिट बार पी प्लस 3 स्क्वायर रूट बार पी 1 माइनस बार पी अपॉन स्मॉल एन, ये अपर कंट्रोल लिमिट आ गया।
अब लोअर कंट्रोल लिमिट में क्या होता है, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये प्लस साइन की जगह पे माइनस साइन हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम। लोअर कंट्रोल लिमिट तो बार पी माइनस 3 स्क्वायर रूट बार पी 1 माइनस बार पी अपॉन स्मॉल एन, तो सब कुछ सेम, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, सारी वैल्यूज भी सेम आएंगे, ये सेम आएगा, ये सेम आएगा, ये 0.1151 भी सेम आएगा, सिर्फ लास्ट में यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो 0.0800 सेम आएगा, ठीक है। ये 1151 भी सेम आएगा, ये स्क्वायर रूट का जो आंसर था वो भी सेम आएगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 0.0800 माइनस 0.1151, तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस में, आंसर आ रहा है माइनस 0.0351। अब ये साइड रूल मैंने लिखा है, ये आप थियरी वाले पेजेस में भी लिख देना, रूल्स वाले पेजेस में। इफ इन एनी चार्ट, मतलब कितने चार्ट्स होते हैं, 5। इफ इन एनी चार्ट लोअर कंट्रोल लिमिट इज नेगेटिव, देन वी शुड टेक लोअर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू 0। बहुत बार ऐसा होता है कि लोअर कंट्रोल लिमिट का आंसर माइनस में आता है, पांचों चार्ट में से किसी भी चार्ट में कभी भी लोअर कंट्रोल लिमिट का आंसर माइनस में आ रहा है तो आप माइनस नहीं लिखोगे, आप 0 लिखोगे, ठीक है। जैसे P फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो कभी LCL माइनस में आ रहा है तो आप 0 लिख दोगे। अब ये साइड रूल थियरी वाले पेजेस में लिखना। अब इस टॉपिक का पी चार्ट का लास्ट पोर्शन होता है पी चार्ट। अब जैसे एक्स बार चार्ट में ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। जैसे एक्स बार चार्ट में जो हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, ये ब्लू लाइन वाली, वो एक्स बार की वैल्यूज होती है, उसी तरह से आर चार्ट में आर की वैल्यूज, उसी तरह से पी चार्ट में पी की वैल्यूज। अब आपको 4 डेसिमल बहुत काम आएंगे। सबसे पहले पी चार्ट में पी की वैल्यूज, तो हमने जो टेबल बनाया था स्टार्टिंग में, ये वाला टेबल जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बनाया था, इसमें पहले 3 कॉलम क्वेश्चन में दिए हुए थे, डेट दिया हुआ था, स्मॉल एन दिया हुआ था, एनपी भी दिया हुआ था। हमने सिर्फ एक कॉलम बनाया स्मॉल पी का, प्रोबेबिलिटी का। ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज हैं 0.0800 से लेकर 0.0600 तक, ये वैल्यूज पी की वैल्यूज, स्मॉल पी की वैल्यूज, ये हम लोगों को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करनी है। तो आपको पहले से ही सर्च कर लेना है कि इनमें से लोएस्ट और हाईएस्ट कौन सा है। अब आप मेरे तरीके से देखोगे तो आपको इजी लगेगा। मेरा तरीका मतलब सबसे पहले तो सब में 4 डेसिमल होने चाहिए। अब सबसे लोएस्ट है ये 0.0000 और सबसे हाईएस्ट है ये 0.2400। तो हाईएस्ट है 0.2400 और लोएस्ट है 0, ठीक है। अब आपका स्केल मेजरमेंट, ग्राफ पेपर पे स्केल मेजरमेंट 1-1 सेंटीमीटर में कितनी मेजरमेंट होनी चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। वो आप जितना ग्राफ बड़ा बनाना हो, छोटा बनाना हो, वो आपको डिसाइड करना है। मेरे लैपटॉप ने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर में 500 यूनिट्स लिए हैं। मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं। आप स्केल मेजरमेंट खुद के हिसाब से ले सकते हो। देखो ये वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं। वाई एक्सिस पे यहाँ पे देखो 0.40, 0.0500, 0.1000, 0.1500, 0.2000, 0.2500, 0.3000। तो जितना आपको ग्राफ छोटा बड़ा करना हो उसके हिसाब से ये वाई एक्सिस आपको स्केल मेजरमेंट लेना है। मेरे लैपटॉप ने क्या किया है, 500 का गैप लिया है। आप 200 का, 500 का, 1000 का कोई भी गैप ले सकते हो। जितना बड़ा नंबर लोगे उतना आपका ग्राफ छोटा बनेगा, और जितना यहाँ पे स्केल मेजरमेंट छोटा नंबर लोगे उतना ग्राफ बड़ा बनेगा। जैसे यहाँ पे 500 लिया हुआ है तो 6 हॉरिजॉन्टल लाइन में सब कवर हो गया। अगर आप 200 का गैप लोगे 1 सेंटीमीटर में 200, तो आपको 15 लाइंस चाहिए या 12 लाइंस चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आप कितना ग्राफ बड़ा बनाते हो या छोटा बनाते हो, ठीक है।
अब यहाँ पे कंप्यूटर में जो लिया हुआ है वो 500 का गैप लिया हुआ है। 500 के गैप में 6 लाइन में ग्राफ आ जाएगा, और जो कि ऑन एक्चुअल फिजिकल ग्राफ पेपर बहुत छोटा लगेगा 6 लाइन वाला। तो मेरे हिसाब से आपको वाई एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर में 200 यूनिट्स ही लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए, 0.0000, उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए 0.0200 आप जब नोटबुक में बनाओगे, फिर 0.0400, फिर 0.0600, 0.0800, फिर 0.1000, फिर 0.1200, 0.1400, ऐसे आप 200 का गैप लोगे तो आपका ग्राफ अच्छा बनेगा। अब इतना करने के बाद अपर सेंट्रल लाइन जो है वो 0.0800, तो आप 0.0800 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, जहां पे भी आपके ग्राफ पेपर में 800 होगा। मेरा जो 800 होगा वो 500 और 1000 के बीच में होगा। आपका 800 आपको ढूंढना पड़ेगा 800 कहाँ पे है। अगर आपने 200 का गैप लिया है तो नीचे से चौथी लाइन, अगर आप 200 का गैप लोगे तो नीचे से जो चौथी लाइन होगी वो ये वाला 800 होगा, ये सेंट्रल लाइन। ठीक है। अब अपर कंट्रोल लिमिट, सेंट्रल लाइन की हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई ग्राफ पेपर में। अब अपर कंट्रोल लिमिट है 0.1951, अप्रोक्सीमेटली 0.1951। ठीक है, रफली बोले तो ये 0.2000 से थोड़ा नीचे आएगा, 0.1951। ये 0.2000 दिख रहा है, इससे थोड़ा सा नीचे 0.1951, ये अपर कंट्रोल लिमिट। और लोअर कंट्रोल लिमिट हमारा माइनस में था, तो हम माइनस में नहीं जाएंगे, हम 0 पे ही लोअर कंट्रोल लिमिट बना देंगे। तो ये लोअर कंट्रोल लिमिट 0 मतलब जो आपका एक्स एक्सिस होगा उसी पे आप लिख दोगे लोअर कंट्रोल लिमिट। ये आपके 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बन गए, अपर कंट्रोल लिमिट, सेंट्रल लाइन और लोअर कंट्रोल लिमिट। अब ये जो ब्लू लाइन है वो कैसे बनेगी, ये पी की वैल्यूज है जो स्टार्टिंग में हमने टेबल में पी की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। तो पहला पहला पी आया था 0.0800, तो सैंपल नंबर 1 के सामने देखो ध्यान से, ये सैंपल नंबर 1, ये 0.0800, तो सैंपल नंबर 1 के सामने 0.0800 पे एक डॉट लगा देना। फिर सैंपल नंबर 2 का पी था, सैंपल नंबर 2 का ये पी था 0.1600, पहले 800 हो गया फिर 1600। अब क्या, अब अगर 4 डेसिमल लिखोगे ना बेटा तो अच्छा सही तरीके से आपको दिखाई देगा कि ये 1600 है, ये 800 है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आपको पता चलेगा। इसलिए सब में 4 डेसिमल लिखना, 0.1600। तो सैंपल नंबर 2 के सामने 0.1600, ये सैंपल नंबर 2, ये 0.1600। फिर सैंपल नंबर 3 0.0400, सैंपल नंबर 4 0 पे, 0 मतलब ऑन एक्स एक्सिस, ऑन हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस उस पे 0 आएगा। फिर सैंपल नंबर 5 0.0200, सैंपल नंबर 6 0.0400, सैंपल नंबर 7 0.2400, सैंपल नंबर 8 0.1600, सैंपल नंबर 9 ये 0.0000 है, तो ये ऑन एक्स एक्सिस आएगा। फिर सैंपल नंबर 10, सैंपल नंबर 10 है 0.600, 0.0600। ठीक है, ये सारे आपके पी चार्ट की वैल्यूज आ गई। अब एक ऐसा सैंपल है ये वाला, एक ये वाला सैंपल है 2400, मतलब सैंपल नंबर 7। सैंपल नंबर 7 के सामने जो वैल्यू है 2400 वो यूसीएल से ऊपर जा रहा है। तो मैं 3-4 बातें यहाँ पे समझाऊंगा कंक्लूजन लिखने से पहले, कंक्लूजन लिखने से पहले 3-4 बातें बताऊं। एक साइड रूल पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी पॉइंट ऑन एलसीएल या ऑन यूसीएल हो तो उसको अंडर कंट्रोल माना जाता है। इफ एनी सैंपल पॉइंट फॉल्स ऑन द एलसीएल or on the UCL, then it is considered as process
then that particular sample point is considered within the control limits. मतलब एग्जैक्टली अगर कोई भी पॉइंट एग्जैक्टली यूसीएल के इक्वल हो या एग्जैक्टली एलसीएल के इक्वल हो तो हम उसको अंडर कंट्रोल, उस पॉइंट को अंडर कंट्रोल मानते हैं, पूरे प्रोसेस को नहीं। जैसे ये सैंपल नंबर 4 की वैल्यू है 0.000, 0.0000, तो हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट भी 0 है, तो हम इस सैंपल नंबर 4 की वैल्यू को ऐसा कंसीडर करेंगे कि अंडर कंट्रोल है। सैंपल नंबर 4 अंडर कंट्रोल है, सैंपल नंबर 9 वो भी अंडर कंट्रोल है। तो अगर कोई भी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू एलसीएल हो या एग्जैक्टली इक्वल टू यूसीएल हो तो उस पॉइंट को, उस सैंपल पॉइंट को अंडर कंट्रोल मानते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन का फाइनल कंक्लूजन, फाइनल आंसर, इस पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये है कि क्योंकि सैंपल नंबर 7 की जो वैल्यू है, सैंपल नंबर 7 की जो पी की वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, वो 0.2400 आ रही है, ये 0.2400 यूसीएल के ऊपर चला गया। तो फाइनल कंक्लूजन इज दैट द प्रोसेस इज out of control. The process is out of control because the value of sample number 7 falls above UCL. एक भी पॉइंट UCL के ऊपर चली जाए तो भी प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल, और एक भी पॉइंट LCL से नीचे चली जाए तो भी प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल। अब देखो बाकी सारी पॉइंट्स UCL और LCL के बीच में है, सैंपल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर ये 8, 9, 10, बाकी सब UCL और LCL के बीच में है। सेंट्रल लाइन को छोड़ दो, सेंट्रल लाइन सिर्फ डायग्राम बनाना है और सेंट्रल लाइन का कोई काम नहीं है। सेंट्रल लाइन को छोड़ दो, ये वाली जो सेंट्रल लाइन है इसको छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं है। बाकी UCL और LCL के बीच में ये सब, सिर्फ ये जो सैंपल नंबर 7 था वो, सिर्फ ये जो सैंपल नंबर 7 था वो UCL के ऊपर चला गया, तो द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन। इसकी बहुत ज्यादा मार्क्स होती है, अच्छी तरह से सुनना, देखना, समझना। ये कंक्लूजन, एज द वैल्यू ऑफ सैंपल नंबर 7 या डेट 7 falls above UCL, so the process is out of control. So the process is out of control from view point of P chart. सैंपल नंबर 7 की वैल्यू 2400 है, सैंपल नंबर 7 की वैल्यू 2400 है और ये UCL के ऊपर आ रहा है। सैंपल नंबर 7 की वैल्यू 2400 है, ये UCL के ऊपर आ रहा है। बाकी सारी वैल्यूज UCL और LCL के बीच में है, सिर्फ सैंपल नंबर 7 UCL के ऊपर आ रहा है। सो द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, the process is out of control. Final answer, so the process is out of control from viewpoint of P chart. Done. ठीक है, मैंने ग्राफ में भी ये वैल्यूज कर दिया, यहाँ पे मैंने 200 200 200 कर दिया, यहाँ पे 0.0 4 बार 0, 0.0 200, 0.0 400, मैं ऐसे बोल रहा था। ऐसा ग्राफ बनाना आपके ग्राफ पेपर पे, ठीक है, तो ज्यादा इजी होगा। 1-1 सेंटीमीटर में 200 वैल्यू लेना, ये साइड रूल थियरी वाले पेजेस में लिखना, ये कंक्लूजन लिखना जरूरी है डायग्राम के नीचे, और डायग्राम बनाना भी जरूरी है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं पूरा, यहां से शुरू हुआ हमारा क्वेश्चन 34।
जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तब लिखना अच्छी तरह, हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना। पहले ये लिखो, फिर ये टेबल बनाओ, फिर स्टेप 1 लिखो, ये स्टेप 2 लिखो, स्टेप 3 लिखो, ये भी स्टेप 3 है। फिर ये कंट्रोल लिमिट्स, ये डायग्राम बनाना अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। लिखो अच्छी तरह, ठीक है। लिखो अच्छी तरह।